हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट कवर करने वाले हैं। तो आप सोचते होगे कि अब मनी एंड क्रेडिट कहाँ से आ जाए। तो मैंने अपने बच्चों को ये चैप्टर करवाना था इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ छोटी सी, ताकि इससे सारे बच्चे फ़ायदा उठा लें। तो छोटी सी कोशिश है, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो मनी एंड क्रेडिट, तो पहले हम जानेंगे मनी क्या होती है, उसके बाद क्रेडिट के बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इनके मीनिंग तो क्लियर हो। तो पहले मनी, मनी हमें पता है मनी क्या होती है, रोज़ाना जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं। मनी एनीथिंग चूजन बाय कॉमन कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। तो कॉन्सेंट होता है सहमति, मीडियम हो गया माध्यम, एक्सचेंज होता है वटांद्रा, कोई चीज़ दे दी उसके बदले में कोई चीज़ ले ली। तो कहता है कि किसी भी चीज़ को आम सहमति द्वारा, ठीक है, किसी भी चीज़ को आम सहमति द्वारा वटांद्रे के रूप में चुना जाना धन कहलाता है। ठीक है, मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, मैंने अपनी सहमति से एक पेन आपको दे दिया, उसके बदले में आपने मेरे को पैसे दे दिए। ठीक है, दोनों की सहमति हो गई उसमें। ठीक है, तो वो क्या हो गया, मनी। मनी के द्वारा ही हमने वो पेन खरीदा है ना। तो मनी एक माध्यम बन गया बीच में, पेन को खरीदने का एक माध्यम क्या था, मनी था। ठीक है, आपने शॉपकीपर्स के पास गए, वहाँ से आपको एक बुक पसंद आ गई, आपने वो बुक लेनी है। बुक लेनी है, आपकी सहमति है कि मैंने वो बुक लेनी है। कस्ट वो दुकानदार की तो सहमति होगी, उसने तो बेचने के लिए रखी है वह बुक्स। ठीक है, तो दोनों के बीच में सहमति होगी। आपको बुक खरीदने के लिए क्या देना पड़ा, पैसा देना पड़ा। तो मनी क्या बन गई, एक मीडियम बन गई, एक माध्यम बन गया वो बुक को खरीदने का। क्लियर है। तो क्रेडिट के बारे में जान लेते हैं। क्रेडिट होता है बेसिकली लोन, कह सकते हैं इसको, द एक्टिविटी ऑफ बोरविंग। बोरविंग होता है उधार लेना, ठीक है, एंड लैंडिंग मनी। तो बोरविंग होता है उधार लेना, लैंडिंग मनी होता है उधार देना। ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज इज कॉल्ड क्रेडिट। कहता है कि दो पक्षों के बीच में, दो पक्ष हैं उनके बीच में उधार लेना और उधार देने की जो गतिविधि को क्रेडिट कहा जाता है। तो जो एक्टिविटी होती है, उधार ले लिया या उधार दे दिया दो पार्टी के बीच में, जो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोल देते हैं। क्लियर है। तो अब हमने मनी का मीनिंग भी देख लिया और क्रेडिट का मीनिंग भी देख लिया। आगे देखते हैं। हाँ जी, मनी एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, आदान प्रदान के रूप में पैसा। तो कहता है कि मनी इज एन आइटम विच इज़ यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कहता है कि मनी जो पैसा है ना, एक आइटम है जिसका प्रयोग आदान प्रदान के माध्यम के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई चीज़ देनी है, ठीक है, उसके बदले में हम उसको पैसा देंगे। ठीक है, तो आदान प्रदान के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इन मॉडर्न इकोनॉमी, कहता है कि जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मनी इज वर्क एज एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी होता है बीच वाला पर्सन, मध्यवर्ती पर्सन जिसको कह सकते हैं। जैसे शादी करवानी होती है ना, फॉर एग्जांपल, तो उसके बीच में एक वचोला होता है, मिडल पर्सन जिसको बोल देते हैं। तो वो लड़की के बारे में बताता है कि लड़की क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, उसने ये किया हुआ है। उस तरह वो लड़के की क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि लड़के ने ये किया हुआ, वो किया हुआ। तो दोनों के बीच में मध्यवर्ती भूमिका निभाता है। तो वही भूमिका यहाँ पे पैसा प्ले करता है जब वस्तुओं को खरीदना या बेचना होता है। इज दैट क्लियर। कहता है कि इट इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहता है कि इसका प्रयोग एक मीडियम के रूप में, ठीक है, आदान प्रदान के मीडियम के रूप में किया जाता है। वस्तुओं हो चाहे सेवाएं हो। सेवाएं जैसे होगी, किसी ने जो मजदूर आ गया आपके घर पे, वो काम किया, ठीक है, उसने सेवा की, मीन्स की सर्विस प्रदान की आपकी, आपके घर को, तो उसके बदले में आप उसको पैसा पे करोगे। ठीक है, इस तरह ये एक माध्यम के रूप में काम करता है। वस्तुओं हो या सर्विसेज हो, उनके बदले में हमें उनको पैसा देना पड़ता है अगर कोई वस्तु खरीदी या कोई सेवा खरीदी है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेप्स। तो इसको डेट्स बोलना है। डेप्स होता है कि कर्ज, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कर्ज। कहता है कि यह पेमेंट ऑफ डेट्स के रूप में भी काम करता है।
तो कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में इसका प्रयोग कर्जे के भुगतान के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ डेट्स होता है कर्जे का भुगतान, अगर किसी ने कर्जा लिया उसका भुगतान करना है उसके रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। शू मैन्युफैक्चरर है, इसने जूते बनाए हैं, ठीक है। इसने जूते बना के, ठीक है, बेच दिए। उसके बदले में इसके पास क्या आया, पैसा आया, ठीक है। इसने जूते बनाए, ठीक है, उसको क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है, जूते दिए, उसके बदले में पैसा आ गया। तो ये किसान है, किसान ने क्या किया, अनाज बेचा, इसको बेच दिया, उसके बदले में इसके पास क्या आ गया, पैसा आ गया, ठीक है। तो ये बीच में इंटरमीडिएटर का रोल प्ले करती है, मीन्स कि मिडल पर्सन का रोल प्ले करती है वस्तुओं को बेचने और ख़रीदने में। हाँ जी, यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार्टर सिस्टम, तो इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स इज़ नोन एज द बार्टर सिस्टम। हाँ जी, इसका मतलब होगा कि वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली को, ठीक है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है। हमने मीन्स कि इस जनाब है, शूज़ मैन्युफैक्चरर है, गॉबलर है, इसको क्या ज़रूरत है, इसको अनाज की ज़रूरत है, ठीक है। इसने इसको शूज़ दिए, किसान को शूज़ दिए, उसके बदले में अनाज ले लिया, ठीक है। जो किसान था उसको अनाज की शूज़ की ज़रूरत थी, उसने अनाज उसके पास था, उसने अनाज दे दिया गॉबलर को, मोची को, उसके बदले में उससे क्या ले लिए, शूज़ ले लिए, ठीक है। तो शूज़ मैन्युफैक्चरर वाले को उसने वस्तु दी, उसके बदले में दूसरी वस्तु ली। तो बार्टर सिस्टम यही होता है कि वस्तुओं का एक्सचेंज होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस द बार्टर सिस्टम। तो मनी की जब इंट्रोडक्शन हुई, मनी आ गई मार्केट में, तो उसने बार्टर सिस्टम को रिमूव कर दिया, हटा दिया। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, कहता है कि मनी की इंट्रोडक्शन से पहले, ठीक है, बात करते हैं, इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। तो जो इंडियन लोग थे, भारतीय थे, वो अनाज और कैटल्स, पशु होते थे ना, उनका प्रयोग करते थे मनी के रूप में। इन बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इन अ बार्टर सिस्टम सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज डन विद द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि चाहे चीज़ को बेचना है, चाहे चीज़ को खरीदना है, ठीक है, चाहे सेवाएं लेनी है आपने या सेवाएं बेचनी है, तो ये डबल कोइंसिडेंस वांट के थ्रू होता था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है कि हमने एक चीज़ ली, उसके बदले में दूसरी वस्तु दे दी, ठीक है, तो वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। कहता है फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कहता है कि बाय फुलफिलिंग म्यूचुअल वांट्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो म्यूचुअल होता है आपसी, कहता है कि आपसी डिमांड जो होती है उनको फुलफिल करना, पूरा करना अपनी डिमांड्स को, जो भी आपकी ज़रूरत है उसको, वांट्स जो आप चाहते हो, ठीक है, उसको पूरा करना बिना पैसे दिए हुए। आपके पास शूज़ है, शूज़ दे दिया, आपको जो अनाज चाहिए, अनाज ले लिया। तो बिना पैसे के जो हम आदान प्रदान करते थे ना, उसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। हाँ जी, कहता है कि इन दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज वाज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें क्या होता था, इस सिस्टम में वस्तुएं या सेवाएं, ठीक है, जब मजदूरी कर दी घर पे, या मिस्त्री आया उसने काम कर दिया, उसके बदले में हम पैसा देंगे, तो वहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया जाता था क्या, अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरी तरह की वस्तुएं और सर्विस की। मेन मीन्स की आपके घर में मिस्त्री आया, ठीक है, राजमिस्त्री है, उसने आपके घर का कोई रिपेयर कर दी या कुछ बना दिया घर का, ठीक है, उसके बदले में आप लोहार हो, ठीक है, आप फार्मर हो, सपोज आप फार्मर हो, तो आपने उसके बदले में उसको अनाज दे दिया, ठीक है, मिस्त्री आपके घर में आया, उसने आपके घर का काम किया, इसके बदले में आपने उसको अनाज दे दिया, ठीक है। तो मीन्स की एक सर्विस ली, उसके बदले एक सेवा ली, उसके बदले में आप पेमेंट के रूप में उसको क्या दे रहे हो, अनाज दे रहे हो। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बोलते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि इट वाज आल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहता है कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। तो कमोडिटी होती है आपकी वस्तुएं, ठीक है, कमोडिटी का मीनिंग हो गया आपकी वस्तुएं, मीन्स कि इन्हें इसे सीसी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कहता है कि कमोडिटी अर्थव्यवस्था के लिए कमोडिटी,
ठीक है। कमोडिटी का मीनिंग मैम ने आपको बता दिया कि वस्तुएं होता है, कैटल है, ठीक है, कैटल को दे दिया अनाज के बदले में, ठीक है। तो इस यहाँ पे कोई दो पर्सन है, एक सपोज ए पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, एक ए पर्सन है, ठीक है, ये ए पर्सन है, ए पर्सन, और ये हमारा हो गया बी पर्सन यहाँ पे, ठीक है। ए पर्सन को अनाज की ज़रूरत है, इसने अनाज यहाँ से ले लिया, ठीक है, ये अनाज की इसको ज़रूरत है। बी पर्सन है, उसको कैटल्स की ज़रूरत है, उसने पशु लेनी है, ठीक है। उस ए पर्सन को अनाज मिल गया, ए पर्सन ने इसके बदले में उसको क्या दे दिया, कैटल्स दे दी, ठीक है। तो दोनों की ज़रूरतें पूरा हो गई, ठीक है। अगर ए पर्सन को सब्जी चाहिए, कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह कुछ भी चाहिए, तो उसके बदले में क्या होगा, ठीक है, ए पर्सन यहाँ पे जाएगा, इनके पास सी, ये सपोज ये सी पर्सन है, सी के पास जाएगा, ठीक है। सी को ये कैटल्स के रिलेटेड कुछ भी दे सकता है, घी दे सकता है, मक्खन दे सकता है, या कैटल ही दे सकता है, उसके बदले में ये इनको कुछ और वेजिटेबल वगैरह या फ्रूट्स वगैरह दे देंगे किसान, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है, तो ये सिस्टम उसमें आ जाता है सारा। पुराने समय में इसी तरह वस्तुओं का एक्सचेंज किया जाता था विदाउट यूज़ ऑफ मनी। हाँ जी, तो एग्जाम्पल देख लिया। अब डेफिनेशन देखते हैं इसके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की क्या है। कहता है कि इट मीन्स बोथ पार्टीज, इसका मतलब हो गया दोनों पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल द बॉयर एंड द सेलर, बेचने वाला और ख़रीदने वाला। बायर्स होता है खरीदने वाला और सेलर होता है बेचने वाला। हैड टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटीज, ठीक है। तो दोनों, हाँ जी, इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज, बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों एक दूसरे को अपनी वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। कमोडिटीज होती है वस्तुएं, ठीक है, कमोडिटीज होती है वस्तुएं। जैसे सपोज ये शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसने जूते बनाए, जूते बना के इसने फार्मर को दे दिए, फार्मर को जूतों की ज़रूरत थी, उसने जूते ले लिए, उसके बदले में जो शू मैन्युफैक्चरर था उसको क्या दे दिए, अनाज दे दिया, ठीक है। इसको अनाज की ज़रूरत थी, इसको जूतों की ज़रूरत थी, दोनों की ज़रूरत यहाँ पे पूरी होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। हाँ, आगे कहता है कि हाउ डज द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। तो कहता है कि मनी का यूज़ करके किस तरह ईजी बना देता है वस्तुओं के आदान प्रदान को, ठीक है। द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स बिकॉज, क्योंकि कहता है कि जो पैसे का यूज़ होता है ये आसान बना देता है एक्सचेंज करना, एक्सचेंज को, क्योंकि एक्सचेंज थिंग, वस्तुओं को एक्सचेंज करने को, बिकॉज क्योंकि इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहता है कि ये मीडियम के रूप में, माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है एक्सचेंज के, आदान प्रदान के। इट सर्विसेज एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है, इट सर्विसेज एज आ यूनिट ऑफ वैल्यू। कहता है कि ये एक मूल्य की, यह मूल्य की एक इकाई के रूप में काम करता है। जैसे 100 रुपीज़ का मूल्य हमें पता है, 200 का हमें पता है, तो एक इकाई के रूप में करता है, वैल्यू की इकाई के रूप में काम करता है। तो इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सपोज यहाँ पे, हाँ जी, फॉर एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये है शू मैन्युफैक्चरर, जूते बनाने वाला है ये व्यक्ति, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए बर्तन। अब जूते बनाने वाला व्यक्ति है, इसको बर्तन चाहिए, पर इसके पास शूज़ है, ठीक है, इसके पास क्या है, शूज़ है, इसको चाहिए क्या, बर्तन चाहिए। तो यहाँ पे ये अनाज बेचने वाला किसान है, किसान को जूते चाहिए, किसान को जूते चाहिए, तो किसान ने इसको अनाज दे दिया, ठीक है। अब किसान को ये क्या देगा उसके बदले में, ठीक है, तो इसको तो अनाज चाहिए नहीं है, तो इसके बदले में ये उसको क्या देगा, मनी देगा, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए बर्तन, इसने बर्तन खरीदने हैं, तो बर्तन के बदले में, ठीक है, अभी इसको क्या क्या पता इसको क्या चाहिए, ठीक है, बर्तन बनाने वाला है, इसको अनाज भी चाहिए हो सकता है, इसको जूते चाहिए या नहीं चाहिए इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह के काम में मनी एक काम करती है बीच में इंटरमीडिएटर का, ठीक है। इसको चाहे कुछ भी चाहिए होगा, ये इसको जो चीज़ बेचेगा उसके बदले में पैसा आ जाएगा, पैसे से कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो ये जो शू में मैन्युफैक्चरर है, जूते बनाने वाला है, ठीक है, इसको क्या चाहिए था, इसको बर्तन चाहिए थे, इसने बर्तन वाले से बर्तन
ले लिए, उसके बदले में उसको पैसा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही हुआ। ये फार्मर है, इसको जूते चाहिए थे, इसने इससे जूते खरीद लिए, उसके बदले में इसको पैसा दे दिया। तो ये प्रॉब्लम को मनी ख़त्म कर देती है। तो डबल कोइंसिडेंस वांट में क्या था, इसको जूते चाहिए थे। ठीक है, ये वाला है जूते मैन्युफैक्चरर बनाना, जूते बनाने वाले को अनाज चाहिए होना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये इधर जो फार्मर है इसको जूते ज़रूरी चाहिए थे। मीन्स कि एक दूसरे की वस्तु एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। तो जो अगर इसमें क्या था कि जो जूते बनाने वाला है उसको इस तरह के व्यक्ति की ज़रूरत पड़नी थी जो उसको अनाज दे, अनाज के बदले में उससे जूते ले। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या था कि एक जो जूते बनाने वाले को इस तरह के व्यक्ति की ज़रूरत पड़नी थी, उसको इस तरह का व्यक्ति ढूंढना पड़ना था जिसके पास अनाज हो, वो अनाज उसको दे दे, उसके बदले में उसको जूते ले उससे। तो यहाँ पे अगर फार्मर की बात कर लें, इस तरह का इसको भी इसी तरह का व्यक्ति ढूंढना था जो उसको जूते दे, उसके बदले में उससे अनाज ले। तो दोनों तरफ से चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, पर मनी क्या करती है, इनको ख़त्म कर देती है इस तरह के सिस्टम को यहाँ पे। तो आगे देखते हैं मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी की आधुनिक जो फॉर्म है उसके बारे में देखते हैं। पहले तो करेंसी देखते हैं, इसमें सबसे पहले करेंसी आता है। द सिस्टम ऑफ टाइप्स, द सिस्टम और टाइप्स ऑफ मनी दैट अ पर्टिकुलर कंट्री यूजेस। हाँ जी, तो यहाँ पे आता है करेंसी क्या होती है। द सिस्टम और टाइप्स ऑफ मनी दैट अ पर्टिकुलर कंट्री यूजेस। तो किसी विशेष देश द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली या धन। ठीक है, तो हर देश की करेंसी अलग से होती है। हमारा रुपीज़ चलता है, तो कहीं पे डॉलर है, कहीं पे दिनार है। ठीक है, तो अपने देश की करेंसी के अकॉर्डिंग वह अपने देश में वस्तुओं को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। तो ये देखिए, पुराने समय की बात कर लें तो पुराने समय में क्या यूज़ करते थे, सिक्के चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अर्ली पंच मार्क कॉइन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2500 जो साल पुराने हैं। उसके बाद गुप्ता कॉइन्स आ गए, गुप्ता काल आ गया, तो उसमें गुप्ता पीरियड था, उसमें गुप्ता कॉइन्स चलने लग गए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया तुगलक कॉइन, तुगलकों के समय में। ठीक है, तुगलक कॉइन चल गए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा जो मुग़ल आए। ठीक है, उस समय में गोल्ड के, सोने के सिक्के, मोहरें जिनको बोल देते हैं, वो चलना शुरू हो गया अकबर के समय में। तो मॉडर्न, ये नीचे वाला सबसे मॉडर्न रुपीज़ आ गया हमारा। ठीक है, तो मॉडर्न जो इस एट प्रेजेंट यूज़ करते हैं, इस तरह के सिक्के यूज़ करते हैं। कहते हैं कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी। तो मॉडर्न फॉर्म जो मनी है उसमें करेंसी शामिल है। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जिसमें पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं। द मॉडर्न कॉइन्स आर नॉट मेड विद द प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर। तो पुराने समय में जैसे गोल्ड के, सिल्वर के सिक्के होते थे, तो कहता है कि जो मॉडर्न सिक्के हैं ना, इस तरह के किसी भी वस्तु से नहीं बने हुए, प्रीशियस कीमती वस्तु से नहीं बने हुए, ना ही गोल्ड से ना ही सिल्वर से बने हुए हैं। द रियल वैल्यू ऑफ द मॉडर्न कॉइन्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। तो रियल वैल्यू जो होती है ना इस सिक्कों की, इसकी फेस वैल्यू से कम होती है। मीन्स कि द रियल वैल्यू ऑफ द मॉडर्न कॉइन्स आर लेस। ठीक है, रियल वैल्यू जो इसकी कम होती है देन इट्स फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू से। करेंसी नोट्स आर आल्सो यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो करेंसी जो नोट्स होते हैं एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान के माध्यम के रूप में किया जाता है इन मॉडर्न इकोनॉमी। तो मॉडर्न आधुनिक जो अर्थव्यवस्था में। द करेंसी नोट्स आर मेड विद पेपर। तो ये करेंसी नोट्स पेपर के बने होते हैं। द रियल वैल्यू ऑफ द करेंसी नोट्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। तो जो एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है ना करेंसी नोट्स की, कम होती है इसकी फेस वैल्यू से। यहाँ पे देखिए, कहता है कि द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो करेंसी होती है ऑथोराइज्ड किया होता है, इसको मान्यता दी होती है वहाँ की गवर्नमेंट ने। सो इट इज़ यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर्स। तो इसीलिए एक एक्सचेंज के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसको सभी द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। इन इंडिया, तो इंडिया की बात कर लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अथॉरिटी टू इशू करेंसी।
नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके पास अथॉरिटी है इशू करने की, करेंसी को इशू करने की, करेंसी नोट को इशू करने की ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इन इंडिया, कहता है कि इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रुपीज़ इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल पर्सन है, रुपया जो रुपये के सिक्के हैं ना, इसको लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसको हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने इशू किया हुआ है। तो देखो फेस वैल्यू क्या होती है, ये कागज़ है, कागज़ की वैल्यू क्या होती है? कागज़ की वैल्यू तो कुछ नहीं है, जो इसके ऊपर प्रिंट कर दी जाती है तो इसकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, कागज़ है, नोटबुक भी है आपके पास, उसको 2000 की कितनी नोटबुक आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो नोटबुक की अलग से वैल्यू और कागज़ की अलग से वैल्यू है। जब इसके ऊपर अथॉरिटी वाली, ठीक है, जिसको अथॉरिटी मिली होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब इस कागज़ को पैसे के रूप में कन्वर्ट कर देता है तो इसकी अपनी एक खुद की वैल्यू बन जाती है। हाँ जी, तो आगे आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास अथॉरिटी है जो हमारे पैसे है उसको चलाने की, ठीक, करेंसी को चलाने की, बदलने के, मीन्स कि उस किस तरह का नोट बनेंगे, सारा इसके द्वारा ही किया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसीज होती है मुद्रा नीति, जो मुद्रा नीति है, पैसे की सारी नीति है, ठीक है, वो इसके अधीन आ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ फॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटीज़ को भी ये सुपरवाइज करता है, उसके ऊपर भी ध्यान रखता है। एंड कीप द ट्रैक ऑफ देयर एक्टिविटीज़ बट देयर इज़ नो वन सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल सेक्टर की तो ये सुपरवाइज करता है, जैसे सारी की सारी बैंक आ गई या कोऑपरेटिव संस्थाएं होती है इसके अधीन आ जाती हैं, पर जो इनफॉर्मल सेक्टर होती है उनकी ये सुपरवाइजन नहीं कर सकता, उनके ऊपर निगरानी ये नहीं रख सकता है। ठीक है, क्लियर है। पीरियोडिकली, तो कहता है कि पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग एंड टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। तो कहता है कि समय समय पर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो बैंक्स होती हैं उनको समय समय पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई के पास, कि कितना वो लैंडिंग दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, कितने ब्याज पे दे रहे हैं, ठीक है, कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं, जब लोगों को इंटरेस्ट देना वो कितना दे रहे हैं, ठीक है, जब वह किसी को लोन देते हैं तो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये सारे का सारा आरबीआई को उनको बताना पड़ता है, बैंक्स वालों को। सारी की सारी इंडिया की बैंक है ना आरबीआई के अधीन आ जाती है। हाँ जी, तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, पेपर आ जाते हैं, पेपर नोट आ जाते हैं हमारे, उसके बाद कॉइन सिक्के आ जाते हैं, चेक आ जाता है इसमें, आपका चेक भी इसमें आ जाता है। तो प्लास्टिक करेंसी की बात कर लेते हैं, तो प्लास्टिक करेंसी में आपका डेबिट कार्ड आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं और डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, हमने पैसा जमा किया, ठीक है, जब ज़रूरत है उसको निकाल भी सकते हैं। डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, हमारा पैसा जितना भी बैंक में पड़ा है हम उसका कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते, प्रयोग कर सकते। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में पैसा बैंक का होता है, पैसा बैंक का होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, पर लिमिटेड टाइम होता है उसके लिए, 15-20 दिन दिए होते हैं। अगर उस समय में आपने वो पैसा वापस बैंक में नहीं रख डाला, बैंक को वापस नहीं दिया, तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, आपके ऊपर काफ़ी पैसा उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो क्रेडिट कार्ड में पैसा बैंक्स का होता है, हम यूज़ करते हैं, पर लिमिटेड पीरियड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उतने समय में बैंक को वो पैसा वापस करना होता है। अगर नहीं करते तो उसके ऊपर प्लांटी पड़ जाती है, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। क्लियर है। डेबिट कार्ड हमारा ही कार्ड होता है, जितना पैसा है बैंक के अंदर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट में वही होता है कि हमारा पैसा बैंक में, हम उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ठीक है, हमारे पे डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हो आप, डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह जो आपकी बुक पे मनी एंड क्रेडिट्स में जो बनी हुई है पिक्चर। हाँ जी, तो आगे
डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट इन बैंक क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। कहता है कि डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉल ऑन डिमांड। तो जो डिपॉजिट करवाया हुआ है हमने बैंक में, ठीक है, अपनी डिमांड के मुताबिक हम उसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। विड्रॉल होता है निकालना, डिपॉजिट होता है जमा करना, विड्रॉल निकालना होता है। पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। तो लोगों को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ करेंसी की ज़रूरत होती है अपनी रोज़ाना ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। तो कुछ वर्कर्स होते हैं जब एंड में उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, मंथ के आखिर में उनको सैलरी मिलती है। हैव सम एक्स्ट्रा कैश, उसमें कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद कुछ जो एक्स्ट्रा कैश बचता है, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग आ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो अपने नेम से वो बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें वो पैसा जमा करवा देते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। तो बैंक उस पैसे को क्या करता है, एक्सेप्ट कर देता है, उसके बदले में जो पैसा लिया है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देता है, उनको ब्याज देता है। सपोज ये एक फार्मर है, ठीक है, इसने फसल बेची है, ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करने आया। ये लेडीज़ है, इसकी सैलरी आई है, ठीक है, सैलरी में से कुछ पैसा बचा है, ये यहाँ पे जमा करने आ गई। तो इसी तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने अपना कुछ बचा के रखा हुआ पैसा था उसको बैंक में जमा कर दिया। तो ये बैंक में जमा करना मीन्स कि इनको सिक्योरिटी मिल गई उस पैसे की, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, बैंक इस पैसे के ऊपर कुछ ब्याज लगा के, ठीक है, इनको वापस करता है। जब इसने निकालने होते हैं 2-3 साल बाद या कभी भी जो निकालें उसके ऊपर बैंक कुछ ब्याज देता है, ठीक है। तो इस तरह इनका पैसा सेफ रहता है और बैंक इनको ब्याज भी देता है। तो बैंक का ये काम होता है यहाँ। हाँ जी, आगे है चेक। कहता है कि चेक क्या होता है, इट इज़ ए पेपर। चेक एक पेपर होता है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम्स द चेक हैज़ बिन मेड। तो सिंपल से वर्ड में बता दूं कि चेक क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, बैंक को हिदायतें दी गई होती है कि एक स्पेसिफिक खास अमाउंट, जितनी अमाउंट का चेक है, ठीक है, जितनी अमाउंट यहाँ पे देखिए 57,000 का चेक है, मीन्स कि एक हिदायत देती हूँ कि 57,000 इस पर्सन को पे कर दो जिसके नाम का वो चेक बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है चेक से रिलेटेड, चेक पेमेंट की। ये आज शू में मैन्युफैक्चर मिस्टर सलीम जो है ना, एक चेक बनाता है अ पेमेंट टू लेदर सप्लायर। तो लेदर सप्लायर को उसने पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके नाम पे एक चेक बनाता है। उसमें क्या होता है कि वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, बैंक को हिदायत देता है कि मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ, किसके थ्रू, चेक के थ्रू, ठीक है। तो एक चेक बना के दे देता है 57,000 का। तो वह जो मिस्टर सलीम है ना, इसके अकाउंट से पेपर जो पैसे है ना, तो प्रेम कुमार के जो लेदर वाला है, ठीक है, लेदर सप्लायर है जिसने उसको शू बनाने के लिए लेदर सप्लाई किया था, उसके अकाउंट में प्रेम कुमार के ये 57,000 चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई, यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है ये वाला, ठीक है। तो ये बैंक ब्रांच कोड है, यहाँ पे होता है, हर बैंक का ब्रांच कोड अलग होता है। चेक नंबर है यहाँ पे ये वाला, और ये वाले जो डिजिट होते हैं ना, एक कोडिंग होती है यूज़ बाय बैंक। तो बैंक द्वारा यूज़ की हुई ये कोडिंग होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि कैश नहीं है ये उसके बैंक के एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बिना कैश दिए एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कैश से संबंध निकल जाता है। तो सीधा अब कैश उठाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से कैश लो फिर बैंक में जाओ डिपॉजिट कराओ, चेक दो लगाओ, कुछ दिनों में बैंक अपने आप वो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ जी, तो आगे लोन एक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले डिपॉजिटर आ गए, यहाँ पे उसको देखते हैं, पर्सन हु कीप मनी इन अ बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट। एक व्यक्ति जो बैंक में पैसा रखता है या सोसाइटी खाता बनवाता है। तो बैंक में पैसा रखने से पहले हमें वहाँ पे खाता बनवाना ज़रूरी होता है ना। तो आगे आ गया बोरोवर। बोरोवर होता है उधार लेने वाला। एक कहता है कि
अ पर्सन हु बोरोज समथिंग, एक व्यक्ति जैसा कुछ उधार लेता है, जो उधार लेने वाला होता है वो बोरोवर होता है। तो पहले इसको देखते हैं, कहता है लोन एक्टिविटी, कहता है कि बैंक वर्क एज ए मेडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर्स। तो जो बैंक होती है मीडिएटर, बीच वाले मिडिल पर्सन का काम करती है। तो एक जो पैसा जमा करते हैं उनके बीच में और जो पैसा लेते हैं बैंक से उनके बीच में, ठीक है। डिपॉजिटर जो बैंक में जमा करते हैं, तो बोरोवर जो बैंक से कर्जा लेते हैं। तो पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक एंड गेट सम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा इनकम। तो लोगों को बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, उसके बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट बैंक जो देता है, पे करता है। बैंक होल्ड ओनली सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन बैंक। तो कुछ डिपॉजिट इनका होल्ड करके बैंक में रखता है, बाकी ये आगे लोन पे दे देता है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ज़्यादा जो पोर्शन होता है ना पैसे का, जो डिपॉजिट हुआ होता है, तो उन लोगों में जो जिनको ज़रूरत होती है पैसे की इकोनॉमिकल एक्टिविटी के, आर्थिक जो एक्टिविटी गतिविधियों के लिए, उनको बैंक लोन के रूप में दे देती है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है कि मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन विद अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी जो होती है प्रोवाइड की जाती है जिनको ज़रूरत होती है पैसे की, हायर रेट ऑफ लोन, उसके ऊपर लोन दिया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज करती है बैंक, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर मनी इन द इज द इनकम ऑफ फॉर द बैंक। तो इनमें डिफरेंस होता है, जो इनको पैसा देना है और जो इनको पैसा देना है, ठीक है। इनसे जो इन्होंने इंटरेस्ट लेना है, लोन पे इनको पैसा दिया, उसके ऊपर इन्होंने जो ब्याज लेना है उसकी मात्रा अधिक होती है। जो ये पैसा इन्होंने रखा बैंक में, तो इनको जो पैसा देना है इसके ऊपर ब्याज रेट कम होती है। तो यहाँ पे हाँ जी, तो अब डायग्राम को समझते हैं। देखिए ये डिपॉजिटर है, ये बैंक में पैसा रखते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो इन्होंने, ये डिपॉजिटर है ना, इन्होंने 1,15,000 रुपये जो है बैंक में इन्होंने कर दिए डिपॉजिट, ठीक है। तो उसमें से बैंक 15,000 रुपया जो होगा ना, 15,000 रुपया बैंक, ठीक है, 15,000 रुपया बैंक आगे लोन पे नहीं दे सकती। 15,000 बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। 15,000 बैंक अपने पास रखेगी और 1,00,000 रुपया जो है आगे वह लोन के रूप में दे सकती है। तो अगर सपोज करो 1,15,000 इन सभी ने मिलकर 1,15,000 डिपॉजिट करवा दिया और 1,15,000 से 1,00,000 जो रुपया है वो बैंक ने आगे उसको लोन पे दे दिया। जो ये बोरोवर्स हैं इनको चाहिए था, बैंक ने आगे 1,00,000 रुपया इनको उन्होंने बैंक वालों ने दे दिया। तो अब देखिए बैंक की इनकम कैसे होती है। बैंक ने इनको जो पैसा रखा था इन्होंने यहाँ पे, तो इसके बदले में इनको सिर्फ 5% ब्याज दिया। सपोज करो इसको 5% ब्याज दे रही है बैंक, इनको इन्होंने पैसा रखा, पैसे के ऊपर 5% ब्याज दे रही है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लोन के रूप में पैसा दिया, वही आप ही का पैसा है, बैंक लोन के रूप में आगे दे देती है, ठीक है। इनसे 10% ब्याज लेती है, ठीक है, इनसे 10% ब्याज लिया तो वो पैसा बैंक में आया, ठीक है। तो दिया कितना 5%, लिया कितना 10%। तो इसमें जो डिफरेंस होगा 5 और 10% के बीच में जो आएगा, तो ये होती है बैंक की इनकम। तो बैंक की इनकम, अब आपको पता चल गया है कि बैंक जो ब्याज देता है ना, जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो बहुत कम होता है, जो ब्याज लेता है लोन देके वो ब्याज ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जिससे ये बैंक की इनकम होती है। तो यहाँ से बैंक अपना पैसा कमाती है, इस तरह बैंक चलते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी हो रहा था, इसलिए इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।